सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 7 साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन की महत्व की प्रविष्टियों का अध्ययन करेंगे। लास्ट टाइम हमने आपको वसूली खाते के बारे में समझाया था। वसूली खाते का उधार और जमा पक्ष में हमने बहुत सारी एंट्रियाँ रखी थी। हम उसमें से 3 एंट्री आज समझाना चाहेंगे। ध्यान दें, वसूली खाते उधार में मैंने कहा था हर एक प्रकार की प्रॉपर्टी, जैसे कि अदृश्य में क्या आएगी, अदृश्य ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। जबकि दृश्य में जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, देनदार, लेनी हुंडी, अन्य संपत्तियाँ। माने वसूली खाते उधार हर एक प्रॉपर्टी जो है वो वसूली खाते उधार होगी। माने वसूली खाते उधार होगी तो वही प्रॉपर्टी खाते क्या होगी, जमा। जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूँ, जमी मकान है तो वसूली खाते उधार, जमी मकान खाते जमा। ठीक, वैसे फर्नीचर है तो वसूली खाते उधार, फर्नीचर खाते जमा। बराबर। ठीक, वैसे वसूली खाते उधार तो विनियोग खाते जमा, वसूली खाते उधार, देनदार खाते जमा, वसूली खाते उधार, लेनी हुंडी खाते जमा, वसूली खाते उधार, ख्याति खाते से, वसूली खाते उधार, पेटेंट्स खाते से, ट्रेडमार्क्स खाते से, कॉपीराइट्स खाते से। माने कोई भी प्रॉपर्टी हो उसकी फर्स्ट एंट्री प्रॉपर्टी कहाँ आएगी, वसूली खाते उधार होगी। माने वसूली खाते उधार करेंगे तो वही प्रॉपर्टी खाते क्या करेंगे, जमा। तो क्या एंट्री होगी, वसूली खाते उधार प्रॉपर्टी खाते से। समझ में आया सभी को। अब इस प्रॉपर्टी का निकाल मैंने बताया था 2 प्रकार से करते हैं, ये एक फर्स्ट और ये सेकेंड। बराबर। अगर उसे हम रकद से रोकड़ से बेच देते हैं तो रोकड़ से बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, रोकड़ आए तो उधार, रोकड़ खाते उधार। और प्रॉपर्टी का निकल कर तो वसूली खाते क्या होता है, जमा। तो वसूली खाते के जमा पक्ष में देखो लिखा है रोकड़ बैंक खाते, माने रोकड़ खाते उधार करेंगे और वसूली खाते जमा। पर मान लो ये प्रॉपर्टी कोई साझेदार ले जाता है, कोई साझेदार ले जाए तो मैंने बताया था साझेदार ले गए तो लेने वाले खाते उधार होगा, तो साझेदार के पूंजी खाते उधार होगा तो वसूली खाते क्या करेंगे, जमा। अर्थात प्रॉपर्टी का निकाल 2 प्रकार से होगा, रोकड़ से बेचा तो रोकड़ में और साझेदार के ले गया तो साझेदार के पूंजी खाते में। बराबर है। तो आज हमने अभी आपको 3 एंट्री समझाई। पहली, कोई भी प्रॉपर्टी आएगी वसूली खाते उधार और उसका निकाल करेंगे तो वसूली खाते जमा, रोकड़ से करें तो रोकड़ खाते, साझेदार ले जाए तो साझेदार के पूंजी खाते। और प्रॉपर्टी के थोड़े नियम है जो मैंने खुद बनाए हैं। आप इसका अध्ययन करोगे तो आप 100% आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इस चैप्टर के बड़े सवाल एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, पर इस चैप्टर के बड़े सवाल एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, पर छोटे सवाल और इसकी प्रविष्टि आती है। तो हर स्टूडेंट्स को प्रविष्टि याद करने के लिए प्रविष्टि के नियम याद करने पड़े तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो बराबर, आप सभी स्टूडेंट्स को जो मैं नियम सिखा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझें। ठीक है, तो ध्यान दें। संपत्ति की प्रविष्टियों के नियम, जो प्रविष्टियाँ हमने बनाई है उस संपत्ति के प्रविष्टियों के नियम। तो क्या नियम है उसके मैंने 6 नियम बनाए हैं। ध्यान दें। फर्स्ट, दृश्य संपत्ति की उपज कीमत दी हो, उपज कीमत माने बिक्री कीमत, दृश्य संपत्ति की उपज कीमत दी हो तो उसी कीमत से लेखा करेंगे। माने दृश्य संपत्ति की उपज कीमत माने वही कीमत दी है तो उसी कीमत से हम लेखा करेंगे, माने वही कीमत से हमें लेखा करना है। उदाहरण देते हैं तो समझ में आएगा आपको। दृश्य संपत्ति मान जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर 1 लाख का है जिसके विसर्जन के समय 80,000 मिले, तो 80,000 मिले वो उपज कीमत हुई। कौन सी कीमत है, उपज दी है तो उसी कीमत से लेखा करेंगे। तो यहाँ उपज कीमत कितनी दी है, 80,000। बराबर। तो फर्नीचर 1 लाख का है और उसकी उपज कीमत 80,000 तो वही कीमत से लेखा करो, माने उसी कीमत से लेखा करना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि फर्नीचर हमारे क्या है, संपत्ति। और अभी समझाया संपत्ति कहाँ आती है, वसूली खाते उधार। माने फर्स्ट एंट्री करेंगे वसूली खाते उधार, संपत्ति क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर खाते से। जैसे अभी मैंने सिखाया बेटा कि वसूली खाते उधार होगा तो फर्नीचर खाते क्या करेंगे, जमा। ठीक, वैसे हम अपनी पहली प्रविष्टि लिखते हैं संपत्ति की, पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी प्रविष्टि देते हैं कि फर्नीचर संपत्ति, संपत्ति वसूली खाते उधार होगी तो लिखेंगे वसूली खाते उधार फर्नीचर खाते से 1 लाख और 1 लाख। अब इसके विसर्जन के समय 80,000 मिले तो उसे रोकड़ से भेजे। मिले शब्द पर से रोकड़ आती है, आए तो उधार, रोकड़ खाते उधार, फर्नीचर बेचा है तो वसूली खाते जमा करेंगे।
तो मिले शब्दों पर से रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते से 80,000 और 80,000। माने ये नियम नंबर 1, दृश्य संपत्ति की उपज कीमत दी हो तो उसी कीमत से उसका लेखा करो, बराबर है। चलो एक बार वापस समझाऊं कि फर्नीचर 1 लाख फर्नीचर प्रॉपर्टी है तो वसूली खाते उधार होगा और फर्नीचर खाते जमा करेंगे। और विसर्जन के समय 80,000 मिले तो रोकड़ आती है, रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते जमा करेंगे। चलो नियम नंबर 2 देखते हैं। दृश्य संपत्ति की उपज कीमत या बिक्री कीमत ना दी हो तो वही कीमत से उसे बेचने का लेखा करेंगे। माने दृश्य संपत्ति दी होगी पर उसकी उपज कीमत या बिक्री कीमत नहीं दी है तो भी उसे वही कीमत से बेचकर लेखा करेंगे, तो भी उसे वही कीमत से बेच देंगे और उसे लेखा करेंगे। जैसे कि मेरे पास में उदाहरण के रूप में मकान 5 लाख का है परंतु उसकी बिक्री संबंधी कोई सूचना नहीं है। जैसे यहाँ फर्नीचर था 1 लाख का पर 80,000 मिले, बेचा, उसकी बात जानकारी है, पर यहाँ मकान दिया है 5 लाख का पर उसकी बिक्री संबंधी कोई सूचना नहीं है। तो जो है ना, दृश्य संपत्ति की उपज कीमत ना दी हो, माना उसको बेचने की कीमत ना दी हो तो क्या करने का, वही कीमत से बेच देने का। सबसे पहली प्रविष्टि तो मकान हमारी क्या है, संपत्ति। संपत्ति आती कहाँ है, वसूली खाते उधार, तो हम लिखेंगे वसूली खाते उधार मकान खाते से, वसूली खाते उधार और मकान खाते से। जैसे अभी है ना, यहाँ पर मैंने बताया था कि वसूली खाते उधार है, जमीन मकान खाते क्या होगा, जमा। तो हम एंट्री करेंगे वसूली खाते उधार मकान खाते से कितने रुपये है, 5 लाख 5 लाख। अब उसकी बिक्री संबंधी कोई भले सूचना नहीं दी है तो उसे वही कीमत से बेच देंगे। बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, रोकड़ आए तो उधार, मान रोकड़ खाते उधार और संपत्ति जा रही तो वसूली खाते क्या करेंगे, जमा। रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते से कितने रुपये हैं, 5 लाख और 5 लाख। फिर से एक बार कि वसूली खाते उधार मकान खाते से 5 लाख 5 लाख, मकान हमारी प्रॉपर्टी इसलिए बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते जमा 5-5 लाख। और ये दृश्य संपत्ति का नियम हुआ। बिक्री कीमत दी है तो उसी कीमत से लेखा किया, पर बिक्री कीमत नहीं दी है तो उसे वही कीमत से 5 लाख से ही बेच दिया, बराबर है। नियम नंबर 3। अब अदृश्य संपत्ति के 2 नियम देखते हैं कि अदृश्य संपत्ति की उपज कीमत दी है तो वही कीमत से लेखा करो। अदृश्य संपत्ति की बिक्री कीमत दी है तो वही कीमत से लेखा करो। जैसे कि विसर्जन के समय पेढ़ी की बही में ख्याति, विसर्जन के समय पेढ़ी की बही में ख्याति 1 लाख की दर्शाई है जिसके 1.5 लाख मिले। तो देखो ख्याति अदृश्य संपत्ति है, कैसी संपत्ति है, अदृश्य, पर उसके मिले कितने हैं, 1.5 लाख मिले हैं। पर 1.5 लाख मिले तो सही। पहले तो ख्याति हमारी प्रॉपर्टी आएगी कहाँ, वसूली खाते उधार। तो पहले एंट्री करेंगे वसूली खाते उधार ख्याति खाते से। यहाँ पे क्या है, ख्याति है तो लिखेंगे वसूली खाते उधार ख्याति खाते से। मकान की जगह क्या लिखेंगे हम, ख्याति। वसूली खाते उधार ख्याति खाते से कितने रुपए हैं, 1 लाख और 1 लाख, और उसके मिले कितने हैं, 1.5 लाख मिले हैं तो रोकड़ आएगी, आए तो उधार, रोकड़ खाते उधार और सेकंड एंट्री वसूली खाते जमा करेंगे 1.5 लाख और 1.5 लाख, कितने मिले, 1.5 लाख है तो 1.5 लाख करेंगे। इसका उल्टा, अब संपत्ति की उपज कीमत ही ना दी हो, अदृश्य संपत्ति जो है उसकी उपज कीमत ना दी हो तो उसे हम वही कीमत से बेच नहीं सकते। ये बात खास ध्यान रखने की कि उसकी वही कीमत से, जैसे हमने मकान था, जैसे यहाँ मकान था 5 लाख का परंतु तो बिक्री कीमत नहीं दी, फिर भी उसे वही कीमत से हमने बेच दिया क्योंकि ये दृश्य संपत्ति है। पर अदृश्य संपत्ति को हम वही कीमत से बेच सकते नहीं हैं, तो उसे वही कीमत से नहीं बेच सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, विसर्जन के समय पीढ़ी की बही में पेटेंट्स 50,000 के हैं और जिसकी उपज संबंधी कोई सूचना नहीं है, पर विसर्जन के समय पीढ़ी की बही में पेटेंट्स हमारी अदृश्य प्रॉपर्टी 50,000, पर जिसकी उपज संबंधी कोई सूचना नहीं। अगर इसकी उपज संबंधी कोई सूचना है तो सेकंड एंट्री करेंगे नहीं। पर पेटेंट्स प्रॉपर्टी वसूली खाते उधार होगी तो एंट्री करेंगे वसूली खाते उधार पेटेंट्स खाते से 50,000 और 50,000। सेकंड एंट्री यहाँ पर इसकी होगी नहीं क्योंकि अदृश्य प्रॉपर्टी को हम वही कीमत से बेच सकते नहीं हैं। आगे 5वां नियम, यदि कोई संपत्ति साझेदार ले जाए तो, यदि कोई संपत्ति साझेदार ले जाता है तो क्या एंट्री करेंगे, देखते हैं। उदाहरण कि विसर्जन के समय पीढ़ी की बही में यंत्र 40,000 का है और जो साझेदार एक्स ले जाता है। आप जानते हो कि इस यंत्र हमारी क्या है, संपत्ति कहाँ आती है, वसूली खाते उधार। मैंने पहले एंट्री करेंगे वसूली खाते उधार यंत्र खाते से 40,000। अब इसे कौन ले जाता है, जो साझेदार एक्स ले जाता है। एक्स ले गया तो एक्स लेने वाला हुआ, लेने वाले खाते उधार। ऐसे नियम सीख के आए हम, तो साझेदार एक्स के पूंजी खाते उधार करेंगे
और संपत्ति जाएगी तो वसूली खाते क्या करेंगे, जमा। सेकेंड एंट्री वसूली खाते होगी सेकेंड उपज में, माने साझेदार एक्स के पूंजी खाते उधार, वसूली खाते से 40,000 और 40,000, बराबर। लास्ट नियम, कोई संपत्ति भले ही बही में ना दर्शाई है, कोई संपत्ति भले ही दर्शाई ना हो पर विसर्जन के समय उसकी उपज हुई हो तो उसका लेखा करेंगे। उदाहरण, माने कोई संपत्ति हमने लिखी नहीं है बही में पर विसर्जन के समय उसके पैसे अगर मिलेंगे तो उसका लेखा होगा। जैसे कि देखो, पीढ़ी की बही में विसर्जन के समय ख्याति दर्शाई नहीं है, माने ख्याति कोई दर्शाई नहीं है तो फर्स्ट एंट्री नहीं करने की, परंतु उसके 10,000 उपज हुई, अगर 10,000 मिले हैं, उपज हुई माने पैसे मिले तो रोकड़ आएगी, आए तो उधार, माने रोकड़ खाते उधार करेंगे और वसूली खाते क्या कर देंगे, जमा 10,000, बराबर है। इस प्रकार ये नियम हुए। कौन कौन से नियम है, तो फर्स्ट प्रविष्टियों के नियम है, ये तो ए संपत्ति की प्रविष्टियों के नियम है, ए ही है, तो BCD हमें अलग देखेंगे, उसमें 6 आए। फर्स्ट, दृश्य संपत्ति की उपज कीमत ना दी हो तो उसे उसी कीमत से लेखा करेंगे, तो उसको उसकी कीमत से लेखा किया। फिर नंबर 2, दृश्य संपत्ति की उपज कीमत ना दी हो वही कीमत से बेच देंगे। उसके उदाहरण देखें, अदृश्य संपत्ति की उपज कीमत ना दी हो, उपज कीमत दी हो तो उसका लेखा किया। अदृश्य संपत्ति की उपज कीमत ना दी हो तो उसका लेखा। कोई संपत्ति साझेदार ले जाए तब। और छठा नियम कि ख्याति अदृश्य को प्रॉपर्टी मिले, माने बही में दर्शाई ना पर उसकी उपज कीमत मिले तब, बराबर। इस पर से सभी लोग ये इतना लिखोगे। इसके बाद आप पेज नंबर 286 पर उदाहरण 1 में आओगे। उदाहरण 1 में जो मैं प्रविष्टि समझा रहा हूँ वो बोर्ड में आती है और बहुत सरल चैप्टर है, यही बोर्ड में आते हैं और ये 2-2, 3-3 मार्क्स की प्रविष्टियाँ करने से आपको इतने मार्क्स क्लियर हो जाते हैं, बराबर। लास्ट देखा जाए तो 6-7 साल की बोर्ड के पेपर में विसर्जन के संदर्भ में ये सब प्रविष्टियाँ है ही। ओके, ध्यान देखते हैं। उदाहरण 1 पेज नंबर 286 फर्स्ट, विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन मकान 1 लाख, विनियोग 50,000 है, दर्शाए हैं। तो पहले जमीन मकान और विनियोग हमारी क्या है, संपत्ति। फिर उनसे लिखा है उसके क्रमशः 80,000 और 60,000 मिले, फिर उसके मिले तो यहाँ डबल एंट्री करनी है। सबसे पहले तो जमीन मकान और विनियोग हमारी क्या है, संपत्ति। और संपत्ति आती क्या है, वसूली खाते उधार। तो वसूली खाते उधार करेंगे तो दोनों संपत्ति खाते जमा करेंगे। वसूली खाते उधार, जमीन मकान खाते का, विनियोग खाते का। आप का शब्द हो, का की जगह हम से शब्द भी लगा सकते हैं और का, दोनों शब्द वैलिड हैं। तो जमीन मकान खाते से कितने आएंगे, 1 लाख, और विनियोग खाते से कितने आएंगे, 50,000। 1 और 50 टोटल कितना होगा, वसूली खाते उधार 1.5 लाख, बराबर। ये पहली एंट्री की। और वसूली खाते उधर जमीन मकान खाते जमा और विनियोग खाते जमा। उसके क्रमशः 80,000 60,000 मिले शब्द रोकड़ या बैंक आए, रोकड़ आएगी, आए तो उधार, मान रोकड़ या बैंक खाते उधार करेंगे। और वसूली खाते क्या होगा, जमा। कितने रुपए की बात है, 80,000 और 60,000 कितना हुआ, 1,40,000 और 1,40,000, बराबर है। तो अब यहाँ पे विवरण एग्जाम में आता नहीं है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर शायद आ जाए तो लिख सकते हो कि विसर्जन के समय जमीन मकान और विनियोगों का खाता बंद करके वसूली खाते ले गए। माने कोई भी अगर प्रविष्टि के वैसे तो ये विवरण नहीं आता है, पर आए तो लिखने का कि ये खाता बंद करके वसूली खाते ले गए, जो भी हो, जो भी प्रॉपर्टी के खाते हो। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, जमीन मकान और विनियोग है, तो लिखेंगे कि जमीन मकान और विनियोग के खाते बंद करके वसूली खाते ले गए उसके। और यहाँ लिखने का कि उसके मिले पैसे, कि जमीन मकान और विनियोग की रकम मिली उसके, बराबर है। आगे देखते हैं, ये जो मैंने रेड पॉइंट से किया है वही आपको लिखना है, बराबर। दूसरा, विसर्जन के समय पीढ़ी की कुल संपत्ति 4 लाख है, माने पीढ़ी की प्रॉपर्टी 4 लाख है, जिसमें 40% चालू संपत्ति है, जिसका 4 लाख के 40% 1,60,000, ये जो है वो कौन सी है, चालू संपत्ति है। अगर चालू संपत्ति 40% तो बाकी बचे कितने, 60%, बराबर। तो वो स्थायी संपत्ति होनी चाहिए। 4 लाख के 60% करोगे तो 2,40,000 आएगा। आगे लिखा है कि 40% चालू संपत्ति है तो 1,60,000, जिसमें रोकड़ 20,000 का समावेश होता है। माने 1,60,000 है, इसमें 20,000 क्या है, रोकड़। 1,60,000 में से 20,000 रोकड़ घटा दो, 1,60,000 में रोकड़ घटा दोगे तो अन्य चालू संपत्ति कितनी आएगी, 1,40,000 आएगी। 1,60 में से माने 20,000 है तो कितना है, 1,40,000। आगे
स्थिर संपत्ति हो के 120% रकम मिली और चालू संपत्ति की 80% रकम मिली। अब रकम मिलने की बात है तो चालू संपत्ति की कितनी मिल रही है 80%, माने अन्य चालू संपत्ति देखने की। चालू संपत्ति है वैसे 160 और रोकड़ का हम लेखा नहीं करते हैं, उसका अलग से लेखा होता है। तो अन्य चालू संपत्ति 140 जिसका कितना मिल रहा है 80%, कितने मिल रहे हैं 80%। तो इसका 80% किया 1,12,000 आया, जबकि स्थायी संपत्ति 60% निकाली थी तो कितनी आई थी 2,40,000, जिसका 120% मिला था। 120% मिले तो 120% करेंगे 2,40,000 गुणा 120% करोगे तो 2,88,000 आएगा, बराबर है। अब हम इसकी प्रविष्टि करते हैं। सबसे पहले हमारे पास संपत्ति है, कुल संपत्ति दी है ना, उसमें चालू संपत्ति है और कौन सी है स्थायी, अन्य चालू संपत्ति है तो बाकी कौन सी होगी स्थिर संपत्ति होगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी वसूली खाते उधार तो लिखेंगे वसूली खाते उधार स्थिर संपत्ति खाते का चालू संपत्ति खाते का। तो स्थायी संपत्ति, तो स्थायी संपत्ति कितनी है 2,40,000 तो लिखा 2,40,000, जबकि चालू संपत्ति में अन्य रोकड़ के अलावा की संपत्ति लिखने की। चालू संपत्ति आई 40% 160 पर रोकड़ घटा दिया तो बचे कितने 140, तो लिखेंगे चालू संपत्ति खाते का 1,40,000 और ये 240, 240 और 140 टोटल करेंगे तो कितना होगा 3,80,000 वसूली खाते उधार। और इसके पैसे मिलेंगे तो रोकड़ आएगी, आए तो उधार, तो लिखेंगे रोकड़ या बैंक खाते उधार वसूली खाते से टोटल कितने रकम मिली तो इसके 80% 1,12,000 इसके भी है और इसके हैं 2,88,000। इन दोनों का जोड़ कर दो और जोड़ करके प्लस कर दो, 1,12 और 2,88 टोटल करेंगे तो 4 लाख आएगा। तो लिखेंगे रोकड़ खाते उधार वसूली खाते से 4 लाख और 4 लाख। स्थिर संपत्ति के 2,88 और चालू संपत्ति के 1,12,000 मिले। और इसमें क्या लिखोगे दोनों के खाते बंद करके वसूली खाते ले गए। ये भी रेट से साइन किए तो ये भी सॉल्व करना है। पेढ़ी के विसर्जन के समय यंत्रों की कीमत 70,000 था यंत्र और एक साझेदार उससे 78,000 में ले गया। मैंने नियम में सिखाया यदि कोई संपत्ति साझेदार ले जाए तब पहले तो यंत्र हमारी संपत्ति, तो संपत्ति कहाँ आएगी वसूली खाते उधार, तो लिखेंगे वसूली खाते उधार यंत्र खाते से 70,000 मतलब पहली एंट्री वसूली खाते उधार यंत्र खाते से 70,000। अब इसे साझेदार ले जाए तो साझेदार लेने वाला हुआ, लेने वाले खाते उधार करेंगे तो लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते उधार सेकेंड एंट्री वसूली खाते से 78,000। विवरण में लिख सकते कि साझेदार विसर्जन के समय 8,000 का यंत्र साझेदार ले गया। अब इसमें रेट साइन नहीं है तो चौथा सोल्व नहीं करना है, अभी करेंगे पर बाद में करेंगे, उसके जब नियम आएंगे तब। पाँचवें में रेट साइन तो करना पड़ेगा सोल्व। साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के समय बही में निम्नलिखित संपत्तियाँ हैं मकान, ख्याति, फर्नीचर और यंत्र। 4 प्रॉपर्टी है मकान, ख्याति, फर्नीचर और यंत्र। मकान के 2,20,000, फर्नीचर के 50,000, यंत्र की बही कीमत प्राप्त हुई। अच्छा इन सबकी कीमत प्राप्त हुई, मकान की भी, फर्नीचर की भी और यंत्र की। ख्याति की कोई कीमत नहीं मिली, ख्याति हमारे अदृश्य संपत्ति उसकी कोई कीमत नहीं मिल रही। प्रविष्टि लिखिए। सबसे पहला तो मकान, ख्याति, फर्नीचर, यंत्र हमारी सब प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वसूली खाते क्या होती है उधार, तो हम लिखेंगे वसूली खाते उधार। मकान खाते से कितने हैं 2 लाख तो 2 लाख, फर्नीचर खाते से तो फर्नीचर के हैं 40,000 तो 40,000, ख्याति खाते से 20,000 ख्याति खाते से 20,000 और यंत्र 30,000 तो यंत्र खाते से 30,000। इन सब का जोड़ करेंगे तो 2,90,000 होगा, तो उधार करेंगे वसूली खाते उधार 2,90,000। अब यहाँ पे मकान के 2,20,000 माने मकान की वैल्यू 2 लाख की जगह 2,20,000 मिल रही है। फर्नीचर पर 40,000 की जगह सामने 50,000 मिल रहा है। यंत्र की वही कीमत प्राप्त, यंत्र माने कितने का प्राप्त होगा 30,000 का प्राप्त होगा। ख्याति की कीमत नहीं मिलती है तो ख्याति को हम वही कीमत से बेच सकते नहीं है, ये अदृश्य प्रॉपर्टी है। अगर उसकी कीमत नहीं मिलती तो उसे वही कीमत से बेचेंगे नहीं। तो इन तीनों की जो कीमत मिली है उसका जोड़ करेंगे। मकान का 2,20,000, फर्नीचर का 50,000 जोड़ेंगे तो 2,70,000 और यंत्र की वही कीमत 30,000 जोड़ेंगे तो 2,70,000 और 30,000 टोटल 3 लाख हुआ। मिलेंगे रोकड़ मिलेगी, उसे लिखा है मिलती है। मिलती शब्द पर से रोकड़ आती है, आए तो उधार, तो लिखेंगे एंट्री रोकड़ बैंक खाते उधार वसूली खाते से 3 लाख और 3 लाख। लिखेंगे मकान के 2,20,000, मकान के 2,20,000, फर्नीचर के 50,000, यंत्र के 30,000 मिले। तो इस प्रकार से हमने उसका लेखा किया। ये भी हमने टिक किया तो उसका भी लेखा करेंगे। भूतकाल में आप लिखिए डूबत ऋण के 12,000 में से 10,000 वापस मिले। मिले शब्द पर से हम कहेंगे कि रोकड़ आती है, आए तो उधार, रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते जमा करेंगे 10,000 और 10,000। यहाँ पे भी एक रेट साइन की है तो वो भी लिखा करेंगे।
एक पीढ़ी की बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, भले ही ख्याति नहीं दर्शाई है, पर विसर्जन के समय उसके 35,000 मिले। मिले शब्द पर से रुक्कड़ आती है, उसका लेखा करेंगे। रुक्कड़ खाते उधार, तो वसूली खाते क्या करेंगे? जमा, क्योंकि खाते का निकाल हो रहा है। तो रुक्कड़ और बैंक खाते उधार, वसूली खाते से 35,000 और 35,000। अब यहाँ रेट साइड नहीं है तो ये सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब इसके नियम आएंगे तब। इसमें भी नहीं है, 10वें में भी नहीं है, 11वें में भी नहीं है, 12वें में भी नहीं है, 13वें में है। तो क्या लिखते हैं? ये सभी संपत्ति से जुड़े हुए खाते हैं। विसर्जन के समय नहीं लिखे यंत्र के 25,000 मिले। मिले नहीं लिखा यंत्र मिले, उसके रुपये मिले। मिले रुकड़ आई आए तो उधार, लेखा करेंगे। रुकड़ और बैंक खाते उधार, और दूसरी एंट्री वसूली खाते क्या करेंगे? जमा, क्योंकि उसका निकाल किया हमने। रुकड़ खाते उधार, वसूली खाते से 25,000 और 25,000। 14 नंबर देखते हैं, उसमें भी टिक किया है। चौपड़े में नहीं लिखा फर्नीचर 20,000 का लेनदार महेश 35,000 के सामने दिया, तो शेष रकम रुकड़ से चुकानी। लेनदार दायित्व तो इसका भी बाद में लिखा करेंगे, अभी लिखा नहीं करेंगे, बराबर। फिर 15 नहीं किया, ओके, ये उदाहरण पूरा हुआ। तो इतना आप सभी स्टूडेंट्स होमवर्क में लिखोगे। क्या लिखोगे होमवर्क में? आज का होमवर्क उदाहरण 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा और सातवां, 13वां, इतना आपको सॉल्व करना है, ओके। और जो मैंने आगे आपको जो नियम लिखा है वो नियम आप फेयर नोट में लिखोगे अच्छी तरह से, बराबर। ये एक है फर्स्ट नियम, एक का सेकंड नियम, एक का थर्ड नियम, एक का चौथा नियम, एक का 5वां नियम और एक का 6ठा नियम। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट्स को जय माता दी।